और एक बार फिर से बात होगी नेपाल की, क्योंकि नेपाल जल रहा है। नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सेना प्रदर्शनकारी फिर से आमने सामने है, यह जानकारी मिल रही है। काठमांडू में आज फिर से सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हैं। नेपाल में तख्ता पलट के बाद भी प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शनकारियों को रोक रहे हैं सेना के जवान, ये जानकारी मिल रही है। आप जानते हैं कि बातचीत को लेकर यहां पर तैयारी चल रही है, राष्ट्रपति के साथ बातचीत की जानी है। लेकिन इस बीच भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है कि सड़कों पर प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, सेना और प्रदर्शनकारियों में झड़प की जानकारी मिल रही है। आप जानते हैं कि सेना ने इस वक्त मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से ये जो प्रदर्शनकारी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज बैठक होनी है, बातचीत होनी है राष्ट्रपति की, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कुछ प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। ये जानकारी काठमांडू से इस वक्त मिल रही है। तो वहीं भारतीय दूतावास की भी यहां पर सुरक्षा नेपाल में बढ़ाई गई है। दूतावास के बाहर सेना की टीमों को तैनात किया गया है। सरकार के तख्ता पलट के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखिए किस तरीके से जो इंडियन एम्बेसी है नेपाल में, अब वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूतावास के बाहर सेना की टीमें तैनात कर दी गई है। सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि आप जानते हैं प्रदर्शनकारी सभी सरकारी इमारतों को नष्ट कर रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं, चाहे फिर वो संसद हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो बड़े बड़े होटल्स हो, या वो किसी के घर हो, या फिर बाकी जो अन्य दफ्तर हैं, जो भी इमारतें हैं, उन पर आगजनी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पूरी नेपाल की सुरक्षा सेना ने अपने हाथों में ले ली है। नेपाल की सड़कों पर सेना के जवान तैनात नजर आ रहे हैं। नेपाल के आर्मी चीफ ने शांति की अपील की है, बात करें, हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया अवैध हथियार भी सरेंडर करें। प्रदर्शनकार भी आर्मी चीफ की तरफ से ये अपील की गई है प्रदर्शनकारियों से, क्योंकि जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि आधुनिक हथियार है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के पास। ये हथियार उनके पास कहां से आए? पॉकेट बम है उनके पास, और इसी को लेकर आर्मी चीफ ने यह अपील की है कि जो अवैध हथियार हैं उनको भी सरेंडर करें। वहीं आपको बता दें कि नेपाल के मौजूदा हालात पर भारत की भी नजर है। भारतीयों को नेपाल की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। भारतीय नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। जरूरत पड़े तो काठमांडू में दूतावास से संपर्क करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से कहा गया है। तो देखिए किस तरीके से लोगों से अपील की गई है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त नेपाल में हैं, उनसे ये अपील की गई है कि पहली बात तो जो लोग प्लान बना रहे हैं, जिनका कोई प्लान होगा नेपाल जाने का, वो बिल्कुल भी नेपाल ना जाए। दूसरी तरफ ये कहा गया है कि अगर वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं तो फिर अगर ज़रूरत है तो जो दूतावास है आप वहाँ पर संपर्क करें अगर आपको कोई मदद चाहिए। वहीं आपको बता दें कि नेपाल में प्रदर्शन के दौरान जेलों से कैदी भागे हैं। 18 जेलों से 6000 से ज़्यादा कैदी भाग गए हैं। नेपाल की जानकारी ये मिल रही है कि सनस्रीको झुमका जेल से 1575 कैदी फरार हो गए हैं। चितवन से 700, इसके अलावा कैलाली जेल से 612 कैदी भागे हैं। वहीं कंचनपुर जेल से 450 कैदी फरार हो गए हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में, ये बहुत बड़ा नंबर मैं आपको इस वक्त बता रही हूं कि अगर नेपाल की 18 जेलों से 6000 से ज्यादा कैदी भागे हैं तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है अब वहां के लोगों के लिए। ये क्रिमिनल्स जो वहां जेलों में थे, ये जेलों से भाग गए हैं। अब सोचिए ये बाहर जाकर क्या करेंगे, और ज्यादा माहौल ये नेपाल का खराब करेंगे। ऑलरेडी आप देखिए तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये खबर कि 6000 से ज्यादा कैदी वहां पर जेल से भाग गए हैं। वहीं आपको बता दें कि नेपाल से भारतीयों को रेस्क्यू को लेकर कोशिशें तेज कर दी गई है। वायुसेना के 2 विमान काठमांडू भेजने की तैयारी की जा रही है। नेपाल में फंसे 400 से ज्यादा भारतीय हैं जिनको फिलहाल वहां से निकालना है, और ऐसे में खबर यह है कि काठमांडू एयरपोर्ट बंद है और इसीलिए जो कोशिशें हैं वो तेज कर दी गई है। सोशल मीडिया पर आप ऐसे वीडियोस देख रहे होंगे जो लोग बता रहे हैं वहां पर कि वो होटल्स में जहां पर ठहरे हुए हैं वहां पर आगजनी की जा रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अब वो करे तो क्या करे, ऐसी उनके सामने इस वक्त नौबत आ गई है। वो मदद की गुहार लगा रहे हैं, वो इंडियन एम्बेसी से भारत से मदद की गुहार इस वक्त लगा रहे हैं।
अब नेपाल में जो हालात है इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व राजनयिक हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ चुकी है मौसमी सचदेव मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सर मैं आप ही के पास आ रही हूँ। एक तरफ कोशिश ये की जा रही है कि बातचीत की जाए, राष्ट्रपति के साथ बैठक भी होनी है, बातचीत भी होनी है, लेकिन जब पता है कि बातचीत होनी है, जब मांगों को माना जा रहा है, उसके बावजूद अभी अभी वहां से सर अपडेट सामने आया है कि जो प्रदर्शनकारी उस सड़कों पर फिर से उतर आए हैं, सेना के साथ झड़प कर रहे हैं फिर से। मुझे कल सेना के आर्मी चीफ ने कहा था, मिस्टर ओली से, अशोक राज ने, जो आर्मी के चीफ है, उन्होंने कहा था कल कि ऐसा है कि आप इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लेंगे। यह एक जनरल रूल भी है कि जहां पर प्रजातंत्र होता है वहां पर आर्मी डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं करती जब तक कि उसको कहा ना जाए या वो ऐसी स्थिति ना देख ले। इस मामले में उन्होंने क्या किया कि कल अपना हैंडओवर ले लिया था। जब इनके बाद ये इस्तीफा दिया प्रधानमंत्री ने, और जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो उनके सारे कैबिनेट का इस्तीफा ऑटोमेटिकली हो जाता है। जिस तरीके से कल वहां पर वारदात हुई, सड़कों पर देखा गया, लोगों को, मंत्रियों को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और उनके घरों को फूका गया, और उनके साथ में पूर्व प्रधानमंत्रियों की भी सुरक्षा को दरकिनार करते हुए उनके घरों में भी किसी की पत्नी को मारा गया, कभी उनको देवबा को भी मारा गया। इस तरीके से उनके लड़के का होटल फूक दिया गया। वहां पर स्थिति बिल्कुल भयावह हो चुकी थी। लेकिन खैर कल रात भर और आज मॉर्निंग तक तो व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षित दिखाई दे रही थी, क्योंकि आर्मी ने टेम्पर किया था और आर्मी ने ये कहा था कि ऐसा है कि अब हम उनको जो युवा है वहां पर प्रदर्शनकारी है उनको थ्रेट भी किया था और कहा था कि अगर आप लोग बाहर आएंगे तो हम आप लोगों पर एक्शन लेंगे। लेकिन इसी का रिएक्शन देखिए कि वहां पर कुछ हथियार भी मिले हैं, जैसा कि अभी आपने रिपोर्टिंग में बताया कि इनके साथ जो युवा वर्ग है या जो आंदोलनकारी है उनके साथ में हथियार भी मिले हैं, गोले बारूद भी मिले हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि यहाँ पर काफी दिनों से इस तरह की तख्तापलट की कोशिश की जा रही थी, थोड़ा सिविलियन के थ्रू की जा रही थी। और सिविलियन के साथ में मैं लगता है कि वहाँ की जो एजेंसीज हैं, सीप लीग के जहाँ सवाल है, वहां पर भी वहाँ के जो अधिकारी थे, वहाँ के जो एजेंसीज थी, वो भी कुछ इस मामले में शामिल हैं। तो ये देखना होगा। और जिस तरह से इन्होंने इस हरकत की है ये बड़ी निंदनीय है। और अब सेना ने भी कहा है कि अब जिस तरीके से वहां पर कल परसों लोग मारे गए थे, युवा मारे गए, 20-21 के मारे गए और करीब घायल भी हो गए 400-500। उसके बाद स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन ये तो बिल्कुल बांग्लादेश जैसा हिसाब किताब दिखाई दे रहा है कि और आज अगर ये लोग जिस तरीके से इन्होंने जेलें खोल दी, जेल से वहां पर कैदी भाग गए, जिसकी आप बात कर रही थी, सिचुएशन तो वहां पर अब और ज्यादा क्रिटिकल हो रही है ना सर। अगर 6000 कैदी जेल से भाग गए तो ये क्या करेंगे? ये बाहर जाके और ज्यादा माहौल खराब करेंगे, उपद्रव करेंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। मौसमी सचदेव मैम भी हमारे साथ है। मैम, सवाल ये है कि जब कहा जा रहा है कि मांगे आपकी मान ली गई हैं या आगे उसको लेकर बातचीत की जा रही है, तो फिर ये जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? क्यों जो माहौल है नेपाल का उसको और खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये बड़ी साजिश नजर नहीं आती? क्या ये लगता नहीं है कि सिर्फ ये भ्रष्टाचार को लेकर या सोशल मीडिया को बैन को लेकर ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए? देखिए, नंबर वन, व्हाट लेड टू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक्यूमुलेटेड ग्रीवियंसेस है जो सालों से ये जो यूथ में भरा पड़ा हुआ है। आज सुबह ही मेरी बात हुई है एक नेपाली राइटर से, वो फिलहाल कनाडा में है। देखिए, बहुत सारे नेपाल के जो यूथ है अपना देश छोड़ के बाहर वो लोग रह रहे हैं, बाहर उनको जॉब ढूंढने के लिए जाना पड़ रहा है, और उनका जो कनेक्टिविटी था, जो लिंक था, वो सोशल मीडिया ही था। सो कहीं ना कहीं ये एक कारण था डेफिनेटली बैन होने के बाद, बट इसको हाईजैक कर, क्योंकि देखिए सिर्फ इंस्टेबिलिटी का एक फ्लेयर अप होना चाहिए और इसको हाईजैक हो जाता है। राइट। हर देखिए, बांग्लादेश देखिए, अफगानिस्तान देखिए, श्रीलंका देखिए, आप देखिए एंटी करप्शन सेंटिमेंट, स्पेसिफिकली बांग्लादेश एंड श्रीलंका बोलूंगी, एंटी करप्शन सेंटिमेंट से शुरू होती है, उसके बाद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उसमें प्रभाव दिख जाता है। क्योंकि जिसने, अब मैं आपको बताऊं, 36 ईयर ओल्ड जो सुदान गुरुंग है, उन्होंने जो प्रेस मीट में इनिशिएट किया इस मास मूवमेंट को या इस जेनजी मूवमेंट को, पहले, नाउ इट इज नो मोर जेनजी मूवमेंट, इट हैज बिकम अ मॉब मूवमेंट नाउ। तो उन्होंने बोला था सारे जेनजी को, सारे उनको, कि आप आगे आइए, सड़क पे आइए, बुक्स लेके आइए, प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन 36 ईयर ओल्ड, हम तो खुद को जेनजी नहीं मानते अभी भी, बट ही हैज प्रोजेक्टेड, ही हैज हिमसेल्फ एज अ जेनजी, और उन्होंने सबको भड़काया कि आइए, बुक्स लेके आइए और प्रोटेस्ट कीजिए। ये नंबर वन। सेकंड, अगर ये वहां पे साइलेंट प्रोटेस्ट था
तो पुलिस को या गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस को या लीडर्स को कैनन फायर करना नहीं चाहिए था। क्या बांग्लादेश एक एग्जाम्पल नहीं था? क्या हाल हो गया बांग्लादेश का अभी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद, उसके बाद कोई इलेक्शन होने हो बट रहा है मैम वहां पर अगर बांग्लादेश संसद को आग लगा दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी जाती है, पूर्व पीएम के घर पर अटैक करके उनकी वाइफ की हत्या कर दी जाती है, पीएम को देश छोड़कर जाना पड़ता है, वित्त मंत्री वहां के सड़क पर नजर आते हैं, लोग उन पर किस तरीके से अटैक कर रहे हैं, फिर क्या ऐसे में सेना नहीं संभालती अगर कमान, तो फिर और क्या होता? सेना ने बहुत लेट संभाली है कमान, उसमें जब तक बहुत डैमेज हो चुका था। जैसे मैंने बोला, जिससे बात हुई थी वो कनाडा में बैठ के सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि फोर्सेस गेट अवे फ्रॉम द मासेस। मतलब देखिए, वो वहां से बैठ के यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप मतलब आर्मी, मतलब मासेस को हमें तंग मत कीजिए, हमें यूथ को करने दीजिए जो कीजिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस है इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ एक बड़ा साजिश है। आप देखिए, पूरा हमारा नेबरिंग एरियाज हमारा डिस्टर्ब है। वी हैव एन ओपन बॉर्डर विद नेपाल। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा साजिश है ये भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत को ये नेबरिंग जो बॉर्डर्स है उसमें बिजी कर देना चाहते हैं। Okay. बट ये साजिश हो कैसे पाई, ये डिस्टर्बेंसेस शुरुआत कैसे हुई? बिकॉज ऑफ नेपाल के जो लीडर्स है उनके कारण करप्शन, भ्रष्टाचार इतना है नेपाल में। एंड कहीं ना कहीं हमें ये भी दिख रहा था कि नेपाल चाइना की तरफ बहुत झुक रहे थे। सो बहुत सारी चीजें हैं जो ये फ्लेयर अप किया है। एंड नाउ जब मुझे ऐसा भी लगता है शायद फौज जो नेपाल आर्मी जो वहाँ पे टेक ओवर किया है, शायद कुछ डायलॉग हुआ होगा भारत के, बिकॉज इंडिया हैज अ ओपन कम्युनिकेशन चैनल विद मिलिट्री लीडरशिप वहाँ पे एंड सिविलियन लीडरशिप ऑल्सो। क्या बातें हुई है, क्या कुछ डायलॉग हो पाई है, या भारत अभी भी क्वाइट डिप्लोमेसी में है? सो ये भी हमें सोचने की, आगे वक्त जब आएगा हमें पता चलेगा। लेकिन यस, ये पता चल रहा है, आज मुझे 2-3 लोगों से मेरी बात हुई है नेपाल की, उन्होंने एक ही बात बोली है, जो यूथ सेक्शन है वो कह रहे हैं कि फोर्सेस को बोल रहे हैं कि हट जाओ हमारे रास्ते से। लेकिन ये फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं नजर आता ना मोहम्मद सर, क्योंकि देखिए सर, क्योंकि अगर हम बात वहां की करें, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और जैसे कि मैम ने भी कहीं ना कहीं कहा कि लेट हो गई, ये बात तो सच है कि अगर वहां पर संसद को फूंक दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया जाता है, पूर्व पीएम के घर में घुस जाती है, तो ये तो बात सही है कि बहुत पहले से ये सब चल रहा होगा, इसको लेकर वहां पर स्ट्रैटेजी बन रही होगी, देर तो हुई है। लेकिन दूसरी बात ये भी सच है कि अब ये नहीं हो सकता कि सेना अपने हाथ पीछे खींच ले। अगर सेना ऐसा करती है तो जाहिर सी बात है सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक वहां पर हो जाएगी। और दूसरा भी, क्या आपको भी लगता है कि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों को देखें, और काफी वक्त से देखें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, म्यांमार की बात करें, हम अफगानिस्तान की भी बात करें, तो हम 2021 से ही पूरी सिचुएशन देख रहे हैं, क्या इसका असर आप भारत पर देखते हैं? आपका इसको लेकर क्या व्यू है? प्रीति जी, जहां तक सवाल है 2021 और 20 से जो अनरेस्ट शुरू हुआ है, चाहे आप देखिए अफगानिस्तान की बात करिए, पाकिस्तान की बात करिए, म्यांमार की करिए, श्रीलंका की करिए, बांग्लादेश करिए, और आज 25 में आप देखिए तो नेपाल का ये स्थिति हुई है। ये अनरेस्ट काफी दिनों से चल रहा है और ये डीप सी की बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें फॉरेन जो एजेंसीज हैं उनका भी हाथ होता है, और उसमें जो देश के लोग हैं वो भी मिले होते हैं उसके साथ में। और अंदर अंदर ये जो ज्वाला है पक रही होती है और एकदम से फूटी है, ये जस्ट लाइक के बादल फट जाता है ना, उस तरह है। ये कोई एक नदी का बहाव नहीं है जिसको आया और रोक दिया जाए। जैसे आप कह रहे हैं इस बात को कि वहां पर आर्मी ने क्यों नहीं किया, आर्मी तब तक नहीं टेक ओवर करती जब तक प्रजातंत्र वहां पर है। प्रजातंत्र के मामले में इंटरफेरेंस कभी नहीं करते आर्मी के पर्सन। आर्मी के चीफ ने कल ही कहा था, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली से कहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, तभी हम इसको टेक ओवर करेंगे। या फिर उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, आर्मी बुलाई जाती है, लेकिन वहाँ पे उनकी जो लोकल फोर्सेस थी, पुलिस थी, और वहाँ पे जो उनके गार्ड्स थे पार्लियामेंट वगैरह के, वो गार्ड उसको टेक ओवर कर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए चूंकि मॉब था, और मॉब बहुत जबरदस्त था जिसने की सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को आग लगा दी, इंक्लूडिंग वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब आप देखिए कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामचरण, उन्होंने भी उसको रिजाइन कर दिया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, तो उनकी कैबिनेट भी कर दिया। अब वो कह रहे हैं वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं उनका ये कहना है कि जो 20 लोग मारे गए थे उसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए, कि जो किया है उनके लिए, किलिंग के लिए, उनको भी पनिश किया जाना चाहिए। यानी उनको वो चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, जो डिमांड है डायरेक्टली, कि उनके प्राइम मिनिस्टर को या जिसने किया है उसको अरेस्ट किया जाए। कल आप देखिए कितना विद्रोह था कि सड़क पे सुरक्षाकर्मी के जो डिप्टी एसपी थे उनको सड़क पर रौंद के मार दिया गया। ये क्या दर्शाता है? वहां पर रोष है, और वहां पे जितने लोग घायल हुए हैं
उन घायलों की भी स्थिति चिंताजनक है। आप देखिए इस बात को लेकर कि यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात को कहा है कि बातचीत से मामला हल होना चाहिए, न कि गोली और तोप से। इससे उपद्रव की हिंसा की है और उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं करना चाहिए थे वहाँ के उपद्रवियों को जो हिंसा की है और जो प्रॉपर्टी को आग लगाई है। आप देखिए कितनी स्थिति परेशान कुन हो गई है कि आप देखेंगे कि जेलों से जो उनकी 18 जेलें हैं, उन जेलों से भी 6000 से ज्यादा कैदी निकल गए। अब कैदी क्या करेंगे? ये कैदी इन आतंकवादी ये उपद्रवियों के साथ में फुल सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो अभी तक जेलों में थे, उनका हित है और वो क्रिमिनल ट्रेन क्रिमिनल है, वो एक अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा भारत है, भारत चूंकि पड़ोसी देश है उसको हम देखना होगा और हमेशा ही पड़ोसी देश को देख के चला है हमारा भारत। और अपनी सेनाएं हमारी अलर्ट है, बॉर्डर हमारे सील है, क्योंकि वहाँ के जो रिफ्यूजीज हैं वो कोशिश करेंगे कि बिहार का बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर है, उत्तरांचल के बॉर्डर से कहीं ना कहीं से घुसने की शटल लेने की कोशिश और इसीलिए पहले ऑर्डर आ गया यूपी बिहार बॉर्डर को लेकर, उनको पूरी तरीके से बंद किया गया है, वहां पर निगरानी की जा रही है। लेकिन मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब नेपाल का आगे क्या होगा, नेपाल का भविष्य आगे क्या है? आपको क्या नजर आता है? वो जहां जो बात की जा रही है कि वहां पर अंतरिम सरकार बनेगी, उसको लेकर बातचीत कीजिए, राजशाही का ज्यादा प्रभाव पड़ता नजर आएगा, सेना अब आगे आपको नजर आएगी, या फिर जो जेंजी जिस शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि एज यू सेड कि अब जेंजी का ये नहीं रहा है प्रोटेस्ट, ये तो पूरा मॉब नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है अब आगे जो जेंजी है उनका प्रभाव नजर आएगा, राजशाही नजर आएगी, क्या आपको लगता है फिलहाल? जी हो ना हो इसके पीछे याद हो कुछ दिन पहले राजशाही का अपना प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, ठीक है, और को इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया था किसी तरीके से। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ, ये क्वेश्चन मेरा मैम से था। मैम जी, कि जब जेंजी बोलते हैं तो ये 10-13 साल से 22 साल 25 साल, आई डोंट थिंक 13 साल का बच्चा या 14 साल का बच्चा डिसाइड करेगा कि कौन लीड करेगा कंट्री को। सो डेफिनेटली यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। और अभी जो आर्मी अगर टेक ओवर करती है तो आर्मी डेफिनेटली चाहेंगे कोई तो इंटरिम गवर्नमेंट को, अगर अब बांग्लादेश का क्या हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म तो हुआ और उन्होंने तो बहुत अच्छे इंसान को, नोबेल लॉरेट को सिलेक्ट किया कि यही हमारा मार्गदर्शन बनेंगे। कैसा मार्गदर्शन हुआ? क्या बांग्लादेश उभर पाए? बांग्लादेश में अभी भी क्राइसिस है, अभी भी डीप क्राइसिस है। सिमिलर इज द मुझे लगता है जो नेपाल है इज इकोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ लाइक बांग्लादेश। अभी इंटरिम गवर्नमेंट, अभी एक रैपर है जो अपने आप को यूथ लीडर कहते हैं, उनको अच्छा वो क्लीन इमेज उनको बोला जाता है, और ये जो यंग लोग हैं वो चाहते हैं कि वो लीड ले, वो इंटरिम गवर्नमेंट का हेड हो। क्या ये पॉसिबल है या ये केयर टेकर बन के रहेंगे? और जैसे अभी तक बांग्लादेश में कोई इलेक्शन, कोई पोल नहीं हुआ, सिमिलरली वो ऐसे ही चलेंगे विदाउट पोल्स। तो उस जो चाहते थे जेंजी कि हमें रिफॉर्मेशन चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, कहीं उसका उल्टा ना हो जाए। नाउ दे आर इन डीप क्राइसिस। अब देखिए अगर ये प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है ना, इंस्टेबिलिटी अगर बढ़ गया है दिन ब दिन, तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो जाएगा वहां पे। सो डेफिनेटली ये देखना पड़ेगा। जो भी ये बलेंद्र शाह जी है, उन्होंने जो अभी सिंपैथी या सपोर्ट कर रहे हैं जेंजी को, सो कॉल जेंजी, अभी क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है जेंजी के हाथों में इतने एडवांस वेपन्स कहाँ से आए। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कहा जा रहा है कि ये जो वेपन्स है ये बहुत ज्यादा उनके पास है, ये बहुत ज्यादा आधुनिक ये हथियार है। और इसी के लिए बिल्कुल आपने ये सही सवाल किया। मैम आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, मैं आप दोनों के पास फिर से लौटूंगी। लेकिन उस वक्त जो नेपाल के हालात हैं उसको लेकर हर किसी की निगाहें वहीं पर टिक गई हैं कि आखिर हालात कब सुधरेंगे और आगे अब नेपाल का क्या होगा। आप दोनों बने रहिए, लौटूंगी आपके पास।